यार अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था। आज अपन उसका एक्चुअल मीनिंग सीखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना किस तरह से वर्क करता है और जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसे अपन कितनी आसानी से 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज अपन इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना एक्चुअल में होता क्या है। और सबसे अच्छी बात आज इस वीडियो की यह होगी कि अपन जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में 30 सेकंड तो मैंने बोल दिया है, आप लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर उस प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है। क्योंकि आपसे लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो आप किसी सब्सटेंस का, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पर क्या रिलीज होने वाला है, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये सारे जो सवाल हैं वो बहुत आसानी से आज आपसे बन जाएंगे अगर आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देख लिया। तो स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस। यार इलेक्ट्रोलाइसिस का जो डायग्राम होता है वो हमारे दिमाग में छपा होता है, उसी डायग्राम को अपन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को एक बीकर की जरूरत पड़ती है। जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये आपके पास एक बीकर है। ठीक है, इसमें आपको दो रोड दिख रही है, एक रोड का नाम है कैथोड और दूसरे रोड का क्या नाम रख दिया है, एनोड रख दिया है। उन दोनों रोड को किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और आपने एक सॉल्यूशन बीकर के अंदर डाला हुआ है, आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने यहां पर डाला हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है भाई। अब ये मोल्टन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास NaCl मोल्टन है, NaCl मोल्टन का मतलब क्या कि NaCl को आपने जब तक गर्म करा जब तक कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ गया, जैसे ही लिक्विड स्टेट में आया आपने उठाकर यहां पर डाल दिया। तो आपके पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, AB इलेक्ट्रोलाइट था उसका आपके पास एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ गया। अब आपके पास एक्चुअल में क्या है कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट भर के रखा हुआ है, दो रोड वहां पर डिप करके रखी हुई है, उस रोड को आपने क्या करके रखा हुआ है, बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब आपके पास इस सॉल्यूशन में दो आयंस हैं, एक केटायन है और दूसरा क्या है, एनायन है। अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे, यहां से करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही जो फेनोमेना है, यही जो फेनोमेना है कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन अपोजिट इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इस पूरे फेनोमेना को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो आपका कैटायन है, जो आपका कैटायन है, आपके पास कैटायन हो या एनायन हो, उन दोनों के पास क्या है यार, चार्ज है। और जब भी चार्ज आएगा स्पीसीज के बाद वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। वो क्या होना चाहता है भाई, डिस्चार्ज होना चाह रहा है। अब डिस्चार्ज होने के लिए कैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। एनायन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो आपका कैटायन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर कर कहां पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा सा सोचो कि अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो ये फेनोमेना क्या है, ये तो रिडक्शन होता है। और रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पर होता है, कैथोड पर। तो कैटायन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और जो एनायन है वो क्या करेगा, चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो फेनोमेना है, प्रोसेस है, उसे आपने क्या बोला, उसे आपने ऑक्सीडेशन बोला। और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसको क्या नाम दिया आपने, एनोड। तो जो आपका एनायन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कहां पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कैथोड और एनोड स्कूल में क्या सिखाया जाता है यार, कि चार्ज के बेसिस पर याद रखो। ठीक है, चार्ज के बेसिस पर हमें कभी भी कैथोड या एनोड को याद नहीं रखना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है यार वहां पर। अपन को सिर्फ इतना से याद रखना है, ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो उसे एनोड बोल दो, ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो उसे क्या बोल दो भाई, कैथोड बोल दो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पर आपने इलेक्ट्रोड को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, जिसपे रिडक्शन हो रहा है उसे कैथोड, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया। अब जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो कैथोड पर जा रहा है, एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो एनोड पर जा रहा है। कैटायन का मेनली क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, और जो आपका एनायन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक बात तो कंफर्म है, वो कहां पर जाने वाला है, वो एनोड पर जाने वाला है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट on opposite electrode by passing electric current through molten or aqueous solution of an electrolyte is called इलेक्ट्रोलाइसिस। कि इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन अपोजिट इलेक्ट्रोड पर, अपोजिट इलेक्ट्रोड किस तरह से बोला, कैटायन कैथोड पर जा रहा है, एनायन एनोड पर जा रहा है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो, जैसे ही आप करंट को पास कर रहे हो थ्रू किसके, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना है यहां पर ये जो सॉल्यूशन है वो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, आपका जो करंट है वो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सर्किट को कंप्लीट करने की मदद कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर ये जो कैटायन है वो क्या करेगा भाई, कैथोड पर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। ये जो कैटायन है वो आपका कैथोड पर जा रहा है और एनायन जो है वो आपका एनोड पर जा रहा है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। तो ये होता है एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस। इतना अपन को 9th में पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा बहुत आते आते अपन 10th में सीख लेते हैं। 11th में इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ चीज है नहीं, 9th 10th में जरूर है यार। 9th 10th में जब अपन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना अपन को देखा जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके जो प्रोडक्ट हैं, कि कैथोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के वो डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर पर। पहला फैक्टर है उसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस में उसका नेचर क्या है। दूसरा है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, जो कैटायन ले रहे हो एनायन ले रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसके बेसिस पर भी आप जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का वो डिपेंड करेगा। और जो थर्ड फैक्टर है दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जो पार्ट है हमारे पास ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज में अपना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा था, अब इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट है वो तो हमारे सिलेबस का पार्ट रहा नहीं है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज से जो भी क्वेश्चन बनते थे वो इस बार नहीं आने वाले हैं 2021 बोर्ड्स में यार। अब 2 ही फैक्टर बचे हैं, कितना आसान हो गया कि 3 फैक्टर थे, एक तो चले ही गया, सिर्फ 2 बचे। कौन कौन से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर बात करें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में ऐसा देखा गया कि हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 2 टाइप में इलेक्ट्रोड को डिवाइड किया है। पहला जो आपके पास आ रहा है वो है आपके पास अटैकेबल इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो फेनोमेना चल रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, मतलब उसका मास चेंज हो आफ्टर द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ऐसी इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो, अटैकेबल या एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अपन उसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, such electrode whose mass changes after the phenomena of electrolysis is called अटैकेबल इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक का सॉल्यूशन है, आपने जिंक इलेक्ट्रोड यूज कर ली, कॉपर का जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट आपने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर ली। तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फेनोमेना चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस चल रही है यार उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही है। अगर ये पार्टिसिपेट कर रही है तो इनका मास या तो बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में या कम होगा, या तो मास इन पर कुछ चीज डिपॉजिट होगी या इनसे कुछ चीज सॉल्यूशन में जाएगी। अगर डिपॉजिट हुई तो मास बढ़ जाएगा और कुछ चीज सॉल्यूशन में चली गई तो रोड का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहां पर बेसिकली क्या चल रहा है कि इनका जो मास है आफ्टर द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ये चेंज होगा तो ये क्या होंगी, एक्टिव इलेक्ट्रोड या अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अब जो दूसरी टाइप की इलेक्ट्रोड आती है यार वो है आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। क्या नाम है भाई इनका, इनका नाम है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। नाम से समझ आ रहा है भाई, नाम से कई सारी चीजें पता चल जाती हैं केमिस्ट्री में। इनर्ट है, नॉन अटैकेबल है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का फेनोमेना है, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मतलब आपका जो फेनोमेना है वो चलने देगा, ठीक है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो रोड है, उनका मास चेंज नहीं होने वाला है आफ्टर द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऐसी इलेक्ट्रोड, ऐसी रोड, उनको आपको क्या क्या कहा उन्होंने,
इनर्ट इलेक्ट्रोड या नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो कोई पूछे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड या नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सच इलेक्ट्रोड हुज मास डज नॉट चेंजेस, याद रखना है उनका मास चेंज नहीं होता है आफ्टर द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड या नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड होती क्या है, क्या एग्जांपल है उनके, तो इसमें एग्जांपल देखा जाता है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के फेनोमेना में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास अटैकेबल इलेक्ट्रोड हुई तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, इनर्ट हुई तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो पहला फैक्टर आपके लिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, दो ही फैक्टर है हमारे पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यार, ठीक है, इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन आएगा तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जो फेनोमेना है वो बहुत आसानी से समझ आएगा। अब आपके पास सपोज दो कैटायन है, दो एनायन है, इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना में बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहे हैं आयंस। आपके पास एक आयन है, एक कैटायन है, एक एनायन है, उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कैटायन कैथोड पर चला जाएगा, एनायन एनोड पर चला जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि आपके पास एक से ज्यादा कैटायन है, आपके पास एक से ज्यादा एनायन है, अब होगा क्या, चीज कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ एक आयन का हो सकता है, एक कैटायन का होगा, एक एनायन का होगा। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या है, जैसे कि समझो कि आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी में कितने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, इस साल जो फॉर्म भरे गए थे 2020 में वो 15 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन सीट बहुत कम थी। तो अब क्या है कि जो भी बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनके बीच में क्या है, कंपटीशन है, और आईआईटी में किसका सिलेक्शन होगा, जो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा और ज्यादा चीजों को बहुत आसानी से वो समझ पा रहा होगा, तो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अब यहां पर भी कंपटीशन होने वाला है यार, कि कैटायन है एक से ज्यादा एनायन है, अब उनके बीच में होने लगा है कंपटीशन। अब कंपटीशन होगा तो कुछ चॉइसेस होंगी कि भाई कौन कैटायन पहले जाएगा या किसका इलेक्ट्रोलाइसिस पहले होगा। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे आयंस, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस पहले होता है जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, मतलब जो कम एनर्जी में भी, कम पोटेंशियल में ही क्या हो रहे हो, डिस्चार्ज हो रहे हो, तो वो पहले डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो कैटायन की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कैटायन है तो कौन सा कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा। तो कैटायन की पहले बात करते हैं। कैटायन में ऐसा देखा जाता है कि वो कैटायन पहले डिस्चार्ज होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, कम हो। तो ऐसा कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। और एनायन की बात करें तो ऐसा एनायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा है लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आईआईटी में भाई किसका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत ज्यादा कर रहा होगा, जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आईआईटी में जाए। उसी तरीके से आपके पास अगर दो कैटायन हैं तो उस कैटायन का डिस्चार्ज पहले होगा, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस पहले होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और नॉर्मल सी बात है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप क्या हो गया, कम हो गया, और वो एनायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं, याद रखना है एनायन के लिए। एनायन के लिए अगर ये सीरीज याद है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो बहुत कम टाइम में आपके सामने होंगे। ठीक है, तो यहां पर इस सीरीज को देखना, हमने कुछ आयंस रखे हुए हैं और उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करके रखा हुआ है। हमारे पास कुछ एनायन है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है।
ठीक है। अब यहां से ऐसा देखा जाता है कि जब आप सल्फेट से आयोडाइड की तरफ मूव करते हो, क्या करते हो, सल्फेट से आयोडाइड की तरफ जब मूव कर रहे हो तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यार थोड़ा सा सोचो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा यार, कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आयोडीन का ज्यादा आ रहा है, आई नेगेटिव का ज्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले ये डिस्चार्ज होगा और सबसे बाद में कौन होगा इन सब में, सल्फेट। तो याद रखना है सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये यहां से जब सल्फेट से आयोडाइड की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो सबसे पहले आई नेगेटिव जाएगा, फिर उसके बाद Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन नाइट्रेट, देन सल्फेट। ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि एनायन का तो पता चल गया बाबा जी, लेकिन कैटायन का क्या करें। कैटायन में तो रिडक्शन पोटेंशियल देखना है और रिडक्शन पोटेंशियल देखना है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल पहले पता होना चाहिए कि किस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और किस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन पहले डिस्चार्ज होने वाला है और कौन बाद में होने वाला है। तो यहां पर अपन ने एक सीरीज बनाई हुई है, इस सीरीज को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हो। यहां पर अपने क्या करा हुआ है, अलग अलग इलेक्ट्रोड को लेके रखा हुआ है और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करके रखा हुआ है, उन्हें अरेंज करके रखा हुआ है। याद रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग जानते हो, ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने एलिमेंट्स को, रोड को अलग अलग अरेंज करके रखा हुआ है। आपके पास सबसे पहले आता है लिथियम, देन पोटेशियम, देन बैरियम, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। इस तरह से आप चलते जाते हो और नीचे आप फ्लोरीन तक आते हो। अब बात आती है कि इतने सारे एलिमेंट हैं, याद किस तरह से रखे जाएंगे। इसकी एक राइम होती है यार, अगर आपको राइम याद है और एक दो बार आपने लिख लिया तो आपको ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिस नाम से आप जानते हो, वो बहुत आसानी से आपके दिमाग में चली जाएगी। अब सीरीज को आप याद रख सकते हो किस तरह से, आपके पास है राइम है, लेकर बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान, वाटर जानकर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए हाजी, आगे बाहर पलट कर आओ, कल और फिर से। ये राइम है, ठीक है। राइम आपको लिखी गई है भाई, ठीक है। इस राइम में आप याद रख सकते हो या अपनी राइम भी बना सकते हो, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई यही राइम याद करनी है। आपको अगर पहले से ही आता है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर याद है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, तो सिर्फ दोबारा से नए सिरे से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका होगा। ये राइम है, इस तरह से याद रखना है, इस तरह से रखो। अगर पहले से आता है तो बहुत बढ़िया बात है, उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपन को पता होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल किस एलिमेंट का ज्यादा है और किस रोड का क्या होगा, कम होगा, ये ध्यान रखना है। तो अभी तक इलेक्ट्रोलाइसिस की कहानी में क्या क्या सीखा है, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, पूरी चीजों को देखना। सिर्फ अपन ये जो आज की पूरी वीडियो है वो सिर्फ 2 मिनट में अपन रिवाइज कर सकते हैं। किस तरह से कि इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना क्या है, उसकी डेफिनेशन, कि वहां पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑन अपोजिट इलेक्ट्रोड थ्रू मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। उस फेनोमेना को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। अब दूसरी बात आती है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हैं वो किस किस पर डिपेंड करते हैं, कि पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में हमने 2 टाइप की इलेक्ट्रोड देखी, अटेकेबल इलेक्ट्रोड और नॉन अटेकेबल इलेक्ट्रोड। अटेकेबल जो इलेक्ट्रोड थी उनमें क्या था कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस के फेनोमेना में पार्टिसिपेट कर रही थी, मतलब उनका मास चेंज हो रहा था आफ्टर द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इनर्ट इलेक्ट्रोड जो थी वो इलेक्ट्रोलाइसिस के फेनोमेना में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, उनका मास चेंज नहीं हो रहा था आफ्टर द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देन सेकंड फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन में यह पता चला कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कैटायन होता है, एक से ज्यादा एनायन होता है, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है डिस्चार्ज होने के लिए। वो कैटायन या वो एनायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, वो कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो एनायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। सल्फेट, आयोडाइड, वो ध्यान रखना है। और जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो आपने राइम याद करी है कि लेकर बार बार सरकार का नाम,
मांगे अली महान, वाटर जानकर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है। ठीक है, कोई सुन रहा है नीचे, याद रखें। ठीक है, कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए हाँ जी, आगे बाहर पलट कर आओ कल और फिर से। ये आपकी राइम है। अगर आपको पहले से आता है तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या है? बेसिक है। अगर आपको ये आता है तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फेनोमेना है, जो आप प्रोडक्ट निकालते हो, वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पर अभी अपन ने बेसिक सीख लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अपन कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन सीखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत कम टाइम में, आपके लिए 30 सेकेंड, और कोई अगर ज्यादा पड़ा है भाई, ठीक है, और बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ ये वीडियो को देख लिया तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है, कि कैथोड पर कौन निकलेगा भाई, एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, ये बहुत आसानी से अपन निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।